तो आज 102 सीटों पर 21 राज्यों में लोकसभा का जो ये चुनाव है, महापर्व है जो ये आज वो हो रहा है। लगातार सुबह 7 बजे से जो मतदाता हैं वो घरों से बाहर निकल करके अपने जो तमाम उनके मुद्दे हैं उनके साथ वोट करने के लिए जा रहे हैं। इसी के साथ तमाम अपीलें भी यहाँ पर जिस तरह से सीएम धामी ने भी करी कि पहले मतदान फिर जलपान, यहाँ पर एचएनएन की भी यही अपील है आप सभी से कि अगर अभी तक आपने वोट नहीं किया है तो अपने घरों से बाहर निकलें और वोट करें। और इसी के साथ तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में गिरिराज किशोर जी मौजूद हैं और बाकी जो तमाम गेस्ट हैं वो भी यहाँ पर हमारे साथ पहुँच चुके हैं। संजीव वर्मा भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, देवचंद्र उत्तराखंडी जो कि यूकेडी प्रवक्ता है वो हमारे साथ मौजूद है, वीरेंद्र शर्मा राजनीतिक विश्लेषक वो हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले मैं राजनीतिक विश्लेषक जो वीरेंद्र शर्मा है उनके पास आना चाहूंगी। सर, आपसे समझना चाहेंगी कि क्या आज बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी या फिर कांग्रेस अपनी साख बचाएगी, क्या लगता है? देखिए सुप्रिया जी, ये मतदान के इस पर्व के लिए सबसे पहले तो मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये हमारे सभी त्योहारों से बढ़कर ये सबसे बड़ा पर्व है और मुझे सभी से उम्मीद है कि लोग बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे और अधिक से अधिक वोटिंग करेंगे। आज का जो पहला फेज है इस विषय में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। देखिए, इस चुनाव को अगर आप देखें तो इसके जो फर्स्ट फेज में जो हमारे 21 राज्यों में जो 102 सीटों के लिए जो मतदान हो रहा है इस वक्त, उस पे तमिलनाडु और महाराष्ट्र, राजस्थान, 2-3 ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पे कि अधिक से अधिक सीटों, तमिलनाडु की तो 39 सीटों के लिए पूरा का पूरा इलेक्शन हो रहा है और राजस्थान की 12 सीटों के लिए हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र में भी 5-7 सीटों के लिए हो रहा है और उत्तराखंड में भी हमारी 5 सीटों के लिए इसमें चुनाव जो हो रहा है। इसमें मैं बीजेपी को मैं पीछे नहीं मानता हूं, लेकिन बीजेपी गढ़ के जो राज्य हैं वो इस फर्स्ट फेज में थोड़े से कम है, लेकिन बीजेपी फिर भी मैं आपको बता रहा हूं यहां पे मुझे लीड करती हुई दिखाई दे रही है। हो सके कि बीजेपी इस बार अपना तमिलनाडु में भी खाता खोलेगी, 2-4 सीटें जो भी तमिलनाडु में उनकी आएगी तो उसको लेके भी बीजेपी आश्वस्त है। और बाकी राजस्थान में तो आपको जैसा पिछले 2019-2014 में आप देखते हैं कि क्लीन स्वीप करती आ रही है बीजेपी, इस बार भी शायद बीजेपी उसी तरीके का परचम लहराएगी उन राज्यों में भी और हमारे राज्यों में भी वही उम्मीद की जा रही है कि 5 की 5 लोकसभा सीटें बीजेपी के नाम जा सकती है। मेरा ये अपना आकलन है, मेरा ये अपना विश्लेषण है। मैं अब दूसरे प्रवक्ताओं से ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई इसमें दूसरे पार्टी के लोगों ने मेहनत नहीं की है, सबकी अपनी अपनी मेहनत है। परंतु इस वक्त मोदी जी जहाँ लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कई राज्यों में मोदी जी लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ जहाँ भी 1-1, 2-2 सीटों का जहाँ पर भी आज चुनाव हो रहा है, जहाँ पे भी इलेक्शन किए जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि हर राज्यों में बीजेपी वो करेगी। कुछ राज्यों में कुछ ऐसी सीटें हैं इंडिया गठबंधन की भी जिसमें बड़े बड़े दिग्गज पुराने सीएम उनके बेटे उतारे गए हैं, तो शायद वहां कुछ सीटें बचाने में इंडिया अलायंस भी सक्षम हो सकता है। और रही बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अगर आप पिछला चुनावी समीकरण देखेंगे तो पिछले चुनावों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने काफ़ी अच्छी सीटें हासिल की थी। शायद इस बार बीजेपी फिर से वही इतिहास दोहराने जा रही है, फिर भी टक्कर बीजेपी को काफ़ी मिलेगी। देखिए, पहली बात। दूसरी चीज़ कि इस बार के चुनाव में मैंने जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जब विश्लेषण किया था तो मेरे नज़र में इस बार जो चुनाव है वो हिंदू और मुस्लिम पर नहीं लड़ा गया है। देखिए, यहाँ छोटे छोटे मुद्दे, यानी आप एक सिस्टम को माइक्रो लेवल पे जाके उन्होंने चुनाव जो कैंडिडेट है अलग अलग पार्टियों के, चाहे सपा का है, चाहे बीजेपी का है, चाहे बीएसपी का है, चाहे कांग्रेस का है, वो क्षेत्रीय मुद्दों को लेके वहां पे आपस में चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिला। यानी लोगों ने अपनी बातों को के खिलाफ, मोदी के खिलाफ अगर कोई नाराजगी जताई तो उसमें उन्होंने अपने क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर जताई। ऐसा नहीं है कि एक नेशनल एजेंडा को लेकर ही वो चले। तो ये बड़ी अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए कि अगर हम एक नेशनल नैरेटिव सेट ना करके
बल्कि अगर छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के अगर चुनाव में लोग इस चीज को ध्यान में रखते हैं लोकसभा चुनाव में, तो ये बड़ी अच्छी बात है एक हेल्दी लोकतंत्र के लिए। आप अपनी लोकसभा सीट यहाँ पे हमारी टिहरी की सीट के भी ऊपर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे त्रिकोणीय जो मुकाबला हुआ है बॉबी पवार के आने से, तो उसमें भी यही चीज देखने को मिल रही है कि बॉबी पवार को जो इतना जन समर्थन लोग दे रहे हैं, आज का युवा उन्हें दे रहा है, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया है युवाओं के लिए, वो युवाओं के लिए लड़े हैं, सड़क में जाके जेल भी गए हैं वो युवाओं के लिए। तो वो युवा जो नाराज है इस धामी सरकार से या डबल इंजन की सरकार से, वो आज बॉबी पवार को सपोर्ट करती है। हम ये नहीं कहते हैं कि ये बीजेपी की सबसे सिक्योर सीट है कि यहाँ से रानी लक्ष्मी जी लड़ती है, तो इसलिए हमारा कहना ये नहीं है। अब यहाँ बीजेपी को टक्कर मिल रही है, क्यों? क्योंकि बॉबी पवार के आने से। बाकी गुरजोत सिंह गंसोला जी तो एक पार्टी के हैं, वो बहुत पुरानी पार्टी के व्यक्ति है, अपना कांग्रेस का जो कैडर वोट है वो जरूर मिलेगा, लेकिन यहाँ नुकसान मुझे जो दिखाई दे रहा है वो बीजेपी का ज्यादा नुकसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी का जो अपना वोट है, युवाओं का जो वोट था, वो इस वक्त भटकता हुआ नजर आ रहा है, यानी बॉबी पवार के साथ खड़ा हो रहा है। आज एक अलग कल का विषय है कि बॉबी पवार यहां से जीत हासिल करते हैं नहीं करते, ये तो आने वाला समय बताएगा, परंतु बॉबी पवार जो है आज एक बीजेपी को एक उन्होंने जगाया है और एक टक्कर देने की कोशिश की है कि इस सीट पे अगर अगर उसी बॉबी पवार को कांग्रेस एक अपना चुनावी मतलब अगर कांग्रेस भी अपना उसको कैंडिडेट मानती, तो शायद मैं कहता हूं कि बीजेपी को इसमें हार का सामना करना पड़ सकता था। ठीक है, ठीक है वीरेंद्र शर्मा जी। संजीव वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। संजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। और मैं आपके पास ही आ जाता हूं क्योंकि आप बड़े व्यस्त लग रहे हैं, मुझे लग रहा है किसी बूथ से भागे भागे आ रहे हैं आप लोग कि कुछ बातचीत भी कर लेते हैं। क्या है रुझान सर? सर देखिए, रुझान तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और मैं सवेरे से जितने भी बूथ पर गया हूं, भारतीय जनता पार्टी का जो बस्ता है उसमें लंबी लंबी कतारें हैं, और अन्य जो कांग्रेस पार्टी जो हमारी मुख्य विपक्षी दल है, वहां पर कुछ जगह तो ऐसी है जहां पर शायद बस्ते भी लगे नहीं है, और जनता पहले से ही मन बना चुकी है। और देखिए, ये जो अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ये विशुद्ध रूप से प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, और देश की जनता ने मूड बना लिया है कि एक बार फिर से मोदी सरकार, और जिस तरह से मोदी जी के समर्थन में लोग घरों से बाहर निकले हैं, मातृशक्ति बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकली हैं। मैंने रैंडमली कुछ अपरिचित लोगों से भी, वो लोग मुझको नहीं जानते थे, मैं उनको नहीं जानता था, मैंने ऐसे ही उनसे बात करी, तो हालांकि ये एक गोपनीय वो होता है, मन टटोला, हाँ, मन टटोलने का जो प्रयास किया, तो उन्होंने सीधा सीधा ये बोला कि देश को तरक्की की तरफ जो ले आ रहा है, हम तो उसके साथ हैं। यानी कि बड़ा वर्ग माननीय मोदी जी को दोबारा से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, और ये विशुद्ध रूप से अब जिस तरह से यहाँ पे डबल इंजन की सरकार चल रही है, और डबल इंजन की सरकार से जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं, गरीब वर्ग जो गरीब कल्याण योजना से जो लाभान्वित हो रहा है, और युवा जिसको रोजगार मिल रहा है, मातृशक्ति जिसके कल्याण के लिए काम हो रहे हैं, जिसके लिए तमाम ऐसी लखपति दीदी और तमाम इस तरह की योजनाएं चल रही हैं, तो समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो अछूता रहा हो। और मैं सोचता हूँ यही एक बड़ा कारण है जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये मेरी गारंटी है। यानी कि प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी, लोग रवि जी देखिए होता क्या है, एक तो बात होती है कि हवाई कि हम कहेंगे, हम करेंगे या कुछ। लोगों ने 10 साल तक माननीय प्रधानमंत्री जी को बरता है, माननीय प्रधानमंत्री जी की रीति नीतियों से अवगत हैं, उन्हें मालूम है कि इन्होंने जो कहा और उसको इम्प्लीमेंट भी किया, और बिल्कुल एक साकार रूप देने का काम किया। तो एक जो विश्वसनीयता का भाव माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति
देश की जनता का है वो एक साकार रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो 400 पार का नारा है वो पूरी तरह से फलीभूत और एक साकार रूप ठीक है, यानी कि लेता आप हुआ लोग दिखाई बड़े दे रहा है। आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, जो देख रहे हैं। 100% सर, दूर दूर तक कोई है ही नहीं। और मुझको पहला ये ऐसा चुनाव दिख रहा है। चलिए, आज तो अब तो मतदान हो रहा है। खैर, आज तो प्रत्याशियों, अब तो 4 तारीख को पता चलेगा। तो सुप्रिया जी, अब कांग्रेस से भी पूछ लेते हैं बिल्कुल। कि उनका क्या कहना है और वो किस तरीके का आकलन लगा रहे हैं अपना रुझान। देखिए रवि जी, हम लोग वाकई पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि मतदान जो है वो कांग्रेस के पक्ष में होने जा रहा है। अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता बड़े भाई अभी बैठे हुए हैं, वर्मा जी, तो निश्चित रूप से उनका एक ओवर कॉन्फिडेंस है। इस पार्टी की समय अगर कहीं अगर डाउनफॉल नजर आएगा तो इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आएगा। बहुत ज़्यादा घमंड होना, गुरूर होना, ये चीज़ें निश्चित आने वाले समय में, इस समय उत्तराखंड का जो सिनारियो है सर रवि जी, चुनावी, मैंने जो रीड किया है, मैं लगभग 5 पार्लियामेंट्री एरियाज को मैंने छुआ है, जहाँ जहाँ कुछ कुछ पॉकेट्स में मेरा जाना हुआ। इस समय लोग बड़ी गंभीरता लिए हुए लोग हैं। लोगों का इस समय जो वोट है और जो साइलेंट वोटर भी बोला जो जा रहा है, उसके पीछे रीजन ये है कि मतदाता जो है इस बीच में उसने बहुत सारे कंपैरिजंस किए और भाजपा जिस हिसाब से एक चेहरे पे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हम लोगों के भी प्रधानमंत्री हैं जी, उनके चेहरे को सामने रख के भाजपा 5 पार्लियामेंट्री एरियाज में इस बीच में अपने प्रचार में गई। सारे स्टार प्रचारक इनके जो लीडरशिप पूरी थी वो सारी लीडरशिप इनकी पहुंची उत्तराखंड में, चाहे मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, योगी जी हों, राजनाथ सिंह जी हों, स्मृति ईरानी जी हों, सारे लोग आए। लेकिन लोगों ने इनको सुना जरूर, लेकिन कंपैरिजन जो है, और दूसरा जो 5 के 5 भाजपा के जो प्रत्याशी हैं जो लगभग 2 टेन्योर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन लोगों ने कितना डिबेट में पार्टिसिपेट किया है संसद में, सबसे बड़ी पंचायत में, कितने मुद्दे जो है, जो मूलभूत जो मुद्दे होते हैं पर्वतीय क्षेत्र के, ये तो निश्चित है रवि जी, बार बार जो डिस्कशन होता है कि पर्वतीय राज्य जो मांगा गया था उत्तराखंड राज्य, इसके पीछे जो वजह थी वो पहाड़ का विकास हो, पहाड़ में जो सुदूर क्षेत्र में आखिरी पायदान पे जो ग्रामीण बैठा हुआ है, गरीब ग्रामीण, वहाँ तक विकास पहुँचे, हेल्थ फैसिलिटीज पहुँचे, एजुकेशन पहुँचे, हॉर्टिकल्चर पहुँचे, फ्लोरिकल्चर पहुँचे, विलेज टूरिज्म पहुँचे, निश्चित रूप से। और ये सारा ये समय जो ये जो कंपैरिजन करेंगे। फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तरकाशी से, जहां लोकसभा चुनाव में अभी तक बहुत कम मतदान हुआ है। जिला मुख्यालय में अब तक 7%, सिर्फ महज 7% वोट पड़े हैं। वोट बहिष्कार करने वाले बूथों पर भी पड़े वोट। कालेश्वर मार्ग में अभी तक 37 और स्यावा में सिर्फ 1 वोट पड़ा है। तो उत्तरकाशी में बहुत ही कम मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव में अभी तक बहुत कम मतदान हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां अब तक 7% में है। 4 घंटे का समय बीत चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो गई थी, लेकिन महज 4 घंटे में अभी तक सिर्फ 7% वोट पड़ा है। वोट बहिष्कार करने वाले बूथों पर भी वोट पड़े हैं। तो चलिए एक बार फिर से गिरिराज जी का रुख कर लेते हैं। जी, अपनी बात पूरी कीजिए। कि उत्तराखंड की जो जनता है, जो लोग हैं यहाँ पे, वो निश्चित रूप से एक बात वो समझ में उनके आ गई है कि हमें जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए, जो भी एमपी हमें भेजना है, वो वाकई पूर्ण रूप से जाके डिबेट में पार्टिसिपेट करें, यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर निश्चित रूप से फोकस करें, और विकास ही जो है लगभग ये पर्वतीय राज्य निश्चित रूप से। और आज एक चीज लोगों ने जरूर कहीं गंभीरता से लिया है, एक बात को, अग्निवीर को अगर कांग्रेस पार्टी वाकई आगे लेके आ रही है तो निश्चित रूप से जो फैक्ट्स हैं उसके आधार पे ला रही है कि पूरा जो
पर्वतीय हमारे राज्य है, उत्तराखंड है, यहाँ पे वास करने वाले जो लोग हैं, हर फैमिली से लगभग एक व्यक्ति जो होता है वो सेना में भर्ती होता है। निश्चित रूप से उस पर पूरा डिपेंड होता है परिवार, उस पर सारे परिवार की जो जवाबदेही होती है उस बच्चे की होती है जो फौज में वो भर्ती होता है। उसका कार्यकाल अगर आप 4 साल का कर देंगे और 4 साल के बाद वो वापसी उसकी होगी, निश्चित रूप से उसका भविष्य क्या होने वाला है, उसका भविष्य क्या होने वाला है, इसको निश्चित इसको भी फोकस किया गया है। इस चीज को लेकर आप लोग जनता के बीच में रहे हैं और आज देखना होगा कि इन तमाम मुद्दों पर जनता किस तरीके से वोट देती है। लेकिन मैं अभी हमारे साथ जो है अभी यूकेडी के जो नेता हैं देवचंद उत्तराखंडी जी, उनके पास जाना नहीं हुआ। देवचंद जी, अभी तक जो मतदान हुआ है तमाम बूथों पर, आप लोगों का किस तरीके से देख रहे हैं अभी तक के इस मतदान को? देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो रवि जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल के दर्शकों को और अपने उत्तराखंड की सम्राट जनता को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस मतदान का, इस पर्व का फायदा उठाकर आप जो है बूथों पे जा रहे हैं और मतदान दे रहे हैं। मैं भी मतदान करके आ गया हूं और मतदान पे जो मैंने स्थिति देखी है वो एक बहुत गंभीर स्थिति मुझे देखने को मिली है और वो शासन और प्रशासन की पक्षपातपूर्ण भावनाएं हैं। आपको मैं बता दूं, एक तरफ जहां बीजेपी वालों ने बड़े बड़े बैनर, होर्डिंग और बड़े टेबल सजा करके अपने प्रत्याशी का वहां पर प्रचार कर रहे हैं, वहीं दूसरे तरफ पुलिस प्रशासन वहां पर दूसरे दलों को वहां पर अपना बूथ लगाने के लिए मना कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है और इस विडंबना से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर बताना चाहूँगा कि क्यों ना ऐसा सिस्टम हो कि जो बूथों के बाहर ये जो उसी दिन का जो तत्काल रिजर्वेशन की तरह तत्काल प्रचार है, ये इसको बंद होना चाहिए। बहुत हो गया प्रचार, 17 तारीख तक आप लोगों ने बहुत प्रचार कर दिया है, अब तो प्रचार बंद कर दो और अब उन भावनाओं को, जो मुद्दे आप लोगों ने इन 20, 21, 25 दिनों में बताए हैं लोगों को, उन पे मनन करने के बाद लोगों को वोट देने दो। अभी आपका जो बनगाड़ने वाला काम है लगातार 17 तारीख 5 बजे के बाद से लेकर के और अभी तक निरंतर चलता जा रहा है और मुझे लगता है आज शाम 5 बजे तक भी ये आपका चलता रहेगा, जब तक कि आखिरी वोट नहीं डाल देगा। लेकिन इन सब के बावजूद आपको ये पता होना चाहिए कि पूरी उत्तराखंड की जनता ने जो बदलाव की भावना बनाई हुई है और जो इस बार जो बदलाव दिखाई देगा उससे अभी जो हमारे यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक जी थे उन्होंने आपको अच्छी तरह से बता दिया कि कहाँ बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है। खास तौर पर बीजेपी को जो टक्कर मिल रही है वो सीधी सीधी टिहरी पे है। टिहरी लोकसभा सीट में भारी बहुमतों से बॉबी पवार एक निर्दलीय उम्मीदवार होने के साथ साथ उत्तराखंड क्रांति दल का जो पूर्ण समर्थन उनको प्राप्त है, वो पूर्ण विजयी के साथ मैदान में आ रहे हैं। साथ ही पौड़ी पर भी हमारा पूरा फोकस, पौड़ी में भी हम जीत के साथ आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगेन पुणे में आपको शासन प्रशासन की जो पक्षपातपूर्ण रवैया बताता हूं कि 16 तारीख को आशुतोष नेगी के जो प्रचार के लिए जो माइक लगाए जाते हैं उनको बैन घोषित कर उस गाड़ी को रोक दिया गया और उनके वो माइक निकलवा दिए गए, वो लाउड स्पीकर निकलवा दिए गए। तो ये बड़ी दुखद है और वो कहने पड़ रहे कि कोई बात नहीं, मेरा लाउड स्पीकर निकल गया। लेकिन मैं जनता को बताऊंगा कि ये है पक्षपातपूर्ण रवैया। बीजेपी वहां पर बौखला गई है, डर गई है, कांप गई है, क्योंकि अगर काम किया होता तो हमारे महेंद्र भट्ट को रोना नहीं पड़ता। तो रोने से स्पष्ट हो जाता है कि वो निराश है। संजीव जी, ये तमाम सवाल हैं जिस तरह से संजीव जी अभी बिल्कुल श्योर भी थे अपनी सीटों के लिए। संजीव जी, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरह से अभी वीरेंद्र जी ने भी यही बोला कि जो टिहरी सीट है वो एक बार के लिए हॉट सीट मानी जा रही है, जिस तरह से बॉबी पवार सामने है, इस सीट को आप किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ चुनौती आपके सामने? देखिए, हमारे सामने किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं और एक तरह से पूरी तरह से क्लीन स्वीप हम यहाँ पर भी देने जा रहे हैं। यहाँ पर भी बोला है मैंने, क्योंकि पांचों की पांचों सीटों पर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। आपने बात की, क्योंकि टिहरी की करी, इसलिए मैंने भी शब्द इस्तेमाल किया। और देखिए, जिस तरह से मेरे कांग्रेस के मित्र अभी अपनी बात वक्तव्य रख रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, आपने अग्निवीर का जिक्र किया और कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले काफ़ी दिनों से, जब से चुनाव का दौर आरंभ हुआ, जब से अग्निवीर को एक भ्रम, भय और झूठ का एक मुद्दा बनाए हुए है, तो मैं इस एक बात को तो स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक उदाहरण के तौर पर सेना को यदि 1000 भर्तियां करनी है अपने
रेगुलर सेना में भर्ती के लिए। तो ऐसे में 4000 अग्निवीर की एक तरह से वैकेंसी निकाली जाती है और उन 4000 में से 1000 तो वो हैं जो भर्ती करने ही करने हैं। अन्य 3000 जो सरप्लस में हम लोग ले रहे हैं, उनमें से द बेटर एंड द बेस्ट जो हमारे बच्चे आते हैं उनमें 25% वो 1000 भर्ती कर लिए जाते हैं। शेष जो 3000 हैं वो 3000 को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। उनका 3 साल तक का ठीक है सर, वो सर प्रोसेस सर है सर पूरा। मेरी नहीं, वो बात ठीक है, वो प्रोसेस है, वो बता चुके हैं आप कई बार। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, आप अरे, अरे, नहीं, सुनिए चुनाव तो, पे चुनाव पर रवि जी, नहीं संजीव जी चुनाव पर आते। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप इस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच गए हैं तो लोग क्या ये कहते हैं कि अग्निवीर सही है? बिल्कुल बिल्कुल। और उसका एक मैं बड़ा उदाहरण आपको अभी दे रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले भर्ती निकली थी सेना की और उसमें मात्र 300 भर्तियां थी और 1 लाख के आसपास युवाओं ने उसके अंदर भागीदारी करी। तो युवाओं के अंदर कितना जबरदस्त जोश है अग्निवीर योजना के को लेकर। और कांग्रेस अनावश्यक उसको ऐसा तूल दे रही है, भ्रम फैला रही है कि आपका भविष्य खराब हो जाएगा, आप केवल 4 साल के लिए। मेरे भाई 4 साल के लिए जो युवा 75% है वो सामान्य युवा नहीं बल्कि विशेष युवा हैं। और आप देखिए 22 साल 23 साल की उम्र में जो 4 साल का टेन्योर लगभग पूरा हो जाता है, क्योंकि 18 और 4 22। और यदि एक सामान्य ग्रेजुएशन भी कोई बच्चा करता है तो 22 साल के बाद वो अपने लिए नौकरी ढूंढना शुरू करता है। और ऐसे में जो अग्निवीर 75% वाले निकलेंगे वो विशेष युवा होने के नाते उनको तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस में, राज्य सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में 10 से लेकर 15% तक उनको एक विशेष आरक्षण की व्यवस्था है। उनके लिए नौकरियों की अलग से व्यवस्था है। तो मैं सोचता हूँ अग्निवीर तो कांग्रेस पार्टी तो केवल इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है, बल्कि युवाओं के लिए तो बहुत बड़ा एक मैं सोचता हूँ रोजगार का भी, और वो एक ट्रेंड है अनुशासित जो हमारे युवा हैं और विशेष युवा हैं उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में हमें इसको देखना चाहिए। संजीव जी, आपका एक बार फिर से रुक करूंगी अपने इस सवाल के साथ। जिस तरह से अभी गिरिराज देवचंद्र जी ने जिस तरह से ये कहा कि अभी तक बीजेपी की तरफ से जो चुनाव प्रचार प्रसार है बूथों के सामने, उस चीज का भी यहाँ पे जवाब देना। फिलहाल बड़ी खबर का यहाँ पे रुक कर लेते हैं जो कि देहरादून से मिल रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मतदान किया है। पत्नी संघ मंत्री गणेश जोशी ने मतदान किया है। जनता से भी मतदान करने की उन्होंने अपील की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपना मतदान किया है। परिवार संग उन्होंने मतदान कर दिया है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां उन्होंने अपनी पत्नी के साथ ये मतदान किया है। आज लोकतंत्र का महापर्व है। इस महापर्व में मैंने अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ इस महापर्व में अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। और मैंने अपना मतदान बूथ नंबर 69 पे किया है और लोगों से भी अपील कर रहा हूँ आए और अपने मत। तो चलिए संजीव जी का रुख कर लेते हैं। संजीव जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से बीजेपी की तरफ से जो चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है बूथों के सामने, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी जिस तरह से मेरे यूकेडी के मित्र अपनी बात रख रहे थे, ये जिस समय चुनाव का एक दौर आरंभ हो जाता है, अधिसूचना जारी हो जाती है, तो सब कुछ पूरा तंत्र जो है हमारा चुनाव आयोग के अधीन हो जाता है। और उनका जो आरोप था वो पूरी तरह से एक मिथ्या आरोप था। किसी के साथ कोई पार्शलिटी वाला कोई बात हो ही नहीं सकती। अभी कांग्रेस के भी बस्ते लगे हैं, यूकेडी के भी इक्का दुक्का कहीं कहीं मैंने देखा बस्ते लगे हैं। और ये तो प्रॉब्लम आपकी है ना, आपके वह कार्यकर्ता ही नहीं बस्ता लगाने के लिए, तो आप ठीक रहा वो प्रशासन के ऊपर फोड़ रहे हैं। अपने कार्यकर्ता डेवलप करिए जो बस्ते लगा सकें।
ठीक। और उसके बाद आप आरोप लगाते हैं कि भाजपा रुका रही है या प्रशासन रुका रहा है, ये तो एक अच्छी बात नहीं ठीक है सर। देवचंद उत्तराखंडी जी, एक शॉर्ट कमेंट आप इस पर दे दीजिए शॉर्ट में, उसके बाद हम चलेंगे वीरेंद्र शर्मा जी के पास। मैं पहली बात ये बता दूं कि जो संजीव वर्मा जी को फौज के बारे में ये भी चीज़ पता नहीं, तो कृपया इस पर टाइम वेस्ट कर डिबेट का समय नष्ट न करें। जो उन्होंने अभी अग्निवीर पर जो वक्तव्य दिया है वो बिल्कुल गलत है, और जो वो 4-5 हज़ार लोगों की भीड़ भर्ती होने के लिए आने के लिए बताते हैं वो बेरोजगारी का डाटा है, इनको समझ में नहीं आता है। और मैं सैनिक हूँ, मैंने 30 साल नौकरी करी है, और अग्निवीर की ऐसी भ्रष्ट कहानी यहाँ पर सुनाएंगे तो मैं निवेदन करूंगा कि इनको समय न दिया जाए। और अभी जो बात ये पार्सलिटी की बात जो मैंने कही थी, अभी सुबह से 2 फोन आते हैं, एक महेंद्र भट्ट का आता है और एक जेपी नड्डा का आता है। अगर वो सिर्फ इतना कहते हैं कि लोकतंत्र का पर्व है, वोट दीजिए, लेकिन वो सुबह से बोल रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में वोट डालिए, तो मैं तो समझता हूँ ये भी लगातार 5 बजे तक चलता रहेगा। और फिर ये बोलते हैं कि अन्याय है, सत्यता पर कभी नहीं बोलते। संजीव वर्मा हो चाहे कोई भी हो, बीजेपी का एक आंकड़ा है घटी, एक पहली वाली चीज में उन्होंने सिर्फ एक नई चीज बोली है कि एक नई चीज बताई, बाकी वही उनकी रील है। हमारा डबल इंजन का। ठीक है सर, ठीक है। मैं वीरेंद्र शर्मा जी के पास जा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है उसमें राजनीतिक विश्लेषण बहुत जरूरी है। भाई बंदी आशुतोष का माइक निकालना, और मैंने अभी देखा 15-20 बूथों पर मैं जाकर देखा जहां पर पुलिस प्रशासन ने सिर्फ बीजेपी छोड़कर बाकी को 200 मीटर आगे जाकर के और वहां पर बैठने के लिए बोला, बैनर नहीं लगाने के लिए बोला। ठीक है, आपको जानकारी नहीं है 200 मीटर करना चाहता हूं, मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर ही बस्ते लगते हैं, आपको जानकारी नहीं है। आप पहली बार बस्ते लगा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वीरेंद्र शर्मा जी, अभी कुछ देर पहले ही हमने एक खबर बताई कि उत्तरकाशी में जहां पर यह हुआ था कि चुनाव बहिष्कार के लिए कुछ लोगों ने बात की थी, वहां पर वोट तो पड़े लेकिन बहुत कम, 7%, और एक बूथ तो ऐसा है जहां पर 1 वोट पड़ा है। तो अगर इस तरीके की तस्वीरें कई जगह से बनती हैं तो सर ये इससे क्या आकलन किया जा सकता है? बिल्कुल रवि जी, देखिए मैंने कहा ना आपको कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अगर हमें ये वोट प्रतिशत कम दिखाई देगा तो ये भी एक दुर्भाग्य है इस देश का कि लोगों का जो रुझान है अपने नेता को चुनने के प्रति वो कम होता जा रहा है। उसका कारण देखिए गलत नीतियां सरकारों की जो होती है उसका कारण सबसे बड़ा वही रहता है। अब मैं आपको एक बहुत ध्यान, छोटी सी बातों पे एक ध्यान ले जाना चाहता हूँ। देखिए ये बहुत अच्छी बात भी है, मैंने कहा ना कि चुनाव को अगर माइक्रो लेवल पे जाके लड़ा जाए, चाहे वो एमपी का चुनाव ही क्यों नहीं है आज, अगर छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के चुनाव में आवाज़ उठाई जाए तो डेफिनेटली एक अच्छा कैंडिडेट चुनकर आएगा बाहर। अब मैंने कहा टिहरी लोकसभा चुनाव, लोकसभा क्षेत्र की बात मैंने आपके सामने रखी कि आप यहाँ पे जो त्रिकोणीय मुकाबला आज जो हमें जो देखने को मिल रहा है, बॉबी पवार और रानी लक्ष्मी जी और कांग्रेस के कैंडिडेट के बीच में, उसका कारण हमारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं। जो अंकिता हत्याकांड का मुद्दा उन्होंने उजागर किया, और आपको बता दूं मैं जो बेरोजगारों की भर्तियों को लेकर के बॉबी पवार काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं युवाओं के लिए सड़क में आके, उसको उनको जो आज वो जो जन समर्थन मिल रहा है वो रियल का जन समर्थन है कि उन्होंने उनके लिए कुर्बानियां दी है, लड़े हैं, पीटे हैं और जेल भी गए हैं। तो ऐसा अगर इस तरीके का लड़का आज, मैं उनकी उम्र 26-28 साल के है शायद वो, तो उस तरीके का लड़का अगर उभर कर आ रहा है तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मैंने उनसे एक चीज सुनी थी कि भाई आप भी कल के लिए इन्हीं पार्टियों में जाके शामिल तो नहीं हो जाएंगे कि अगर आप आज चुनाव नहीं जीतते हैं तो आप भी कल के लिए कांग्रेस के कोई नेता बन जाएंगे या बीजेपी के कुछ प्रवक्ता बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं हमेशा युवाओं के लिए लड़ता रहूंगा, संघर्ष करता रहूंगा। अगर मैं अपनी जो उनकी बात बोलूं तो मेरा ये आगे का भी मेरा ये मोटिव है। तो देखो ये बहुत अच्छी चीज है। हम कहते हैं कि उनको एक अच्छी टक्कर देनी चाहिए, और हो सके तो चुनाव अगर जीत के जाते हैं तो शायद वो काफी कुछ भला कर सकते हैं यहाँ के युवाओं का। चलिए उनकी बात पर तो विश्वास कर लेना चाहिए कि दल बदल को लेकर, हालांकि यही बात अगर भाजपा और कांग्रेस में कोई कहता तो उन पर हम नहीं करते। जी जी जी, है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ
मैं बताता हूं कि इसी तरीके से रवि जी, आप रवि जी, मुझे जगह ऐसा जगह पे लग जाके रहा है कि देखिए। ये मैं राजनीतिक आपको विश्लेषक- पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात एक करता मिनट हूं मैं आपसे। जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार देखिए, जब यूपी में जो ये पहला चरण है उसमें 8 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। इन 8 सीटों में ज्यादातर संजीव जी, सीटें इसके बाद पश्चिमी सवाल उत्तर कर प्रदेश से लीजिएगा। आती है। कैराना हो गई, मेरठ हो गई, मुरादाबाद हो गई, ये सीटें जो है ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र से आती है। यहाँ पे पोलराइजेशन ऑफ वोट ज्यादा हो सकता है था, लेकिन इस बार ये देखने को नहीं मिला। मैंने आपको कहा ना, वहाँ के मैंने जो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उनसे भी मैंने इस विषय में काफ़ी उनके मत भी सुने, और उनके जो अपनी बातें थी और उनका जो प्रचार करने का जब तरीका था, वहाँ के जो गुज्जर है, जाट है, किसान बंधु है, या जो अन्य वर्ग के लोग हैं, उन सबकी अपनी अपनी जो समस्याएं हैं, जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, उसको लेके वो कैंडिडेट को अपनी बातों रखने के लिए वो अपना व्यू रख रहे हैं कि भाई हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारी प्रॉब्लम राम मंदिर नहीं है, हमारी प्रॉब्लम 370 नहीं है। आज ठीक है। वो नेशनल नैरेटिव सेट करके ठीक वोट है। नहीं करने वीरेंद्र जा जी, रहे हैं। वीरेंद्र वो जी, आपसे अगर किसानों आपसे एक को सवाल है। रवि जी, संजीव वर्मा जी एक सवाल करना चाह रहे हैं। हाँ, रवि जी, ये जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, पहले तो आप इनके वहाँ से एक राजनीतिक विश्लेषक का ये तमगा जो लगा रखा है आपने, उसको हटाइए। ये बॉबी पवार के प्रवक्ता के रूप में यहाँ पर बैठे हैं। आप इनको राजनीतिक पर्यवेक्षक या विश्लेषक की इनको वो नहीं देनी चाहिए। और क्योंकि आपको ऐसा क्यों लग रहा है संजीव? मैं ऐसा इसलिए लग रहा है, जब से इन्होंने अपना वक्तव्य आरंभ किया, ये बॉबी पवार के इर्द गिर्द ही घूमते रहे, उसी का महिमा मंडन कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये उसके प्रवक्ता के रूप में यहाँ पर बैठे हैं। संजीव जी, लेकिन जब बॉबी पवार की जनसभा थी, रैली मैं थी, जवाब देना उसमें भी चाहूंगा। वर्मा जी को कार्यकर्ताओं का जवाब जितना देना जोश था वो वर्मा भी जी, हमने आप यहाँ पे मेरे दिखाया साथ था। मैं वर्मा जी को जवाब देना। आप मेरे साथ डिबेट में कितने महीनों से, कितने साल से आ रहे हैं? नहीं, पहले आप नहीं। जवाब दीजिए, आप कब से बैठते हैं मेरे साथ? आप अभी- बताइए। अभी सच्चाई कड़वी नहीं होती नहीं, है। अब अभी- अगर आपकी पार्टी की मैं तारीफ करता हूं जब, तो अब- आपको वो अच्छी लगती है। मेरे नहीं, मेरे अगर मैं भाई मेरे आपकी भाई पार्टी आप की कुछ मेरे भाई आलोचना आप कर ये रहा बात हूं, सुनिए। तो आपको बुरा लग रहा है। आप नहीं, मेरे को कोई ना बुरा मैं लग रहा है ना मैं अच्छा। आपकी पार्टी की मेरे आलोचना को- नहीं की। मेरे को आप समझ नहीं रहे। मेरे को कोई मैंने ना आपकी अच्छा लग पार्टी रहा है की ना एक बुरा बात लग रहा है। बताइए। मैं आपको केवल इतना बोल रहा हूँ, जब आदमी के नाम के आगे राजनीतिक विश्लेषक का वो लग जाता है, टैग लग जाता है, तो आदमी को बिल्कुल न्यूट्रल हो जाना चाहिए। वही मैं बात है ना? कर रहा वो हूँ। न्यूट्रल हो जाना आपकी चाहिए। समझ कम और- है। हाँ। आप समझिए ना मैं हाँ। क्या बोल रहा हूँ। आप समझ नहीं रहे। मैंने आपकी पार्टी की एक भी आलोचना की? बताइए आप समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ। आप समझेंगे पहले नहीं। आप समझ तो रखिए, पहले आप मेरी बातों सुनिए, उसको एनालाइज कीजिए, तब आप बात करिए ना मेरे से। कैसे बोल रहे हैं आप मुझे कि मैं आपके खिलाफ बात कर रहा हूँ? मैं तो आपकी सबसे पहले तारीफ की। आप इनसे पूछ लीजिए जर्नलिज्म से, बताइए आपकी। मैंने नहीं बताया कि बीजेपी इसमें लीड करती हुई दिखा दे रही है मुझे पहले चरण जी, में। बिल्कुल, ये तो मैंने कहा मैंने कहा आपको समझ होनी चाहिए, आपको पहले पढ़ना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला, मैं चलिए, रियल ठीक है। बात बोलूंगा ठीक जो है, ठीक जो है, गिरिराज जमीन जी पे पे है। चलते हैं। ठीक है गिरिराज किशोर जी, क्योंकि आप लोग इस समय ये कोशिश कर रहे थे कि भाई जो 2014 में हुआ, 19 में हुआ, इस बार ना हो। हालांकि भाजपा अपनी हैट्रिक बनाने की पूरे रवि जी। प्रयास पे है, तो आप लोग जी रवि जी, अभी संजीव वर्मा जी हमारे बैठे हुए हैं, प्रवक्ता भाजपा। एक चीज आपने एक्सेप्ट की, 1 लाख लोगों का, इन्होंने बोला 1 लाख लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई अग्निवीर में, 300 पोस्टें थी, ये इनका बोलना था। आप सोचिए रवि जी, बेरोजगारी का आलम इस प्रदेश में, कि भाजपा को वाकई शर्म आनी चाहिए कि 1 लाख लोग इनरोल हो रहे हैं। सोचिए आप, 300 इन्होंने पद बताए अग्निवीर। आप सोचिए सर, अगर इनकी पार्टी वाकई 10 साल में अगर कुछ काम किया हुआ होता इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने, और सरकार अगर पूरी तरह से अगर वाकई इस प्रदेश के प्रति समर्पित होती, तो आज जो पॉलिसीज होनी चाहिए थी हिल्स के लिए, पहाड़ के लिए, पर्वतीय क्षेत्र आज को वीरान है। आप जाइए रवि जी, मैं तो जाता हूँ, हमारा घर पड़ता है, गांव पड़ता है, हमारे पूरा हर पॉकेट्स में जाना होता है। हम भी जाते हैं सर। आप स्थितियां देखिए रवि जी, क्या स्थितियां हैं। आप सोचिए, जो मांस गांव में रुका हुआ है वो गरीब मांस है, ठीक है, तो या मिडिल क्लास है। जवाब तो जनता देगी ना। अब सर, सुनिएगा जनता तय सर, करेगी। सुनिएगा, मैं वही तो बता रहा हूं सर आपको, वही चीज मैं आज रख रहा हूं। अभी कल जो एक प्रवक्ता थे बैठे हुए, वो कल जिक्र कर रहे थे 2002 और 8-7 के बीच का जो कार्यकाल जो पंडित नारायण देव तिवारी जी का रहा।
सर सिडकुल लेके जो असली इंफ्रास्ट्रक्चर, जो असली इंफ्रा अगर दिया गया उत्तराखंड को, तो 2 और 7 के बीच में दिया गया। बिल्कुल सिडकुल गलत सिडकुल बोला दिया गया, आपने। सुन लीजिएगा, सिडकुल सर, दिया सर, गया। सर, मेरी अरे बात सुन सुन- लीजिए, मेरी फार्मास्यूटिकल कंपनियां संजीव जी, पहले हमें भी सुन लो। आप बिल्कुल, सुनिए। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है, ठीक हाँ, है, ठीक मैं है, आपकी ठीक बात है। सुनिए का ना, जवाब उसके दूंगा। बाद आप जवाब दीजिए, दीजिए, कोई दिक्कत जवाब थोड़ी ना दीजिएगा। उसमें। तो आज हम लोग 5 प्रत्याशी जो हमारे गए हैं बीच में लोगों के पॉकेट्स में, निश्चित रूप से लोगों के बीच में यही बातें रखी गई हैं रवि जी, कि इस पार्टी के जो जुमले हैं, जुमलेबाजों की फौज है, ये जो पार्टी है, ये केवल ये चाहते हैं कि हिप्नोटाइज और हिप्नोटिज्म से हम लोग जीतते आ रहे हैं या जीतेंगे भविष्य में। क्यों नहीं अग्निवीर पे बात की जाएगी भाई साहब? क्यों नहीं अंकिता भंडारी पे बात की जाएगी? नारी शक्ति और नारी सशक्तिकरण की आप बात करते हैं, आपके लोग उसमें इन्वॉल्व थे और आप आज तक उस वीआईपी का नाम नहीं बता पाए जनता के बीच में। आपको बोलना चाहिए था, आपको निश्चल निष्कपट भावना आपको रखनी चाहिए थी इस मुद्दे पे, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए थी आपकी तरफ से। ठीक है, पूर्ण संजीव रूप जी, से। संजीव जी। रवि जी, देखिए अभी मेरे कांग्रेस के मित्र 2002 से 2007 का जिक्र कर रहे थे, तो श्रीमान जी आपने कहा कि सिडकुल की स्थापना हुई, लेकिन आप ये बताना भूल गए कि उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और राज्य में स्वर्गीय एनडी तिवारी जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजनीति से ऊपर उठते हुए और एक बड़ा मन दिखाते हुए उत्तराखंड के प्रति एक सकारात्मक सोच को रखते हुए यहाँ पर उत्तराखंड के युवाओं के रोजगार के लिए, उनके उन्नत उज्जवल भविष्य के लिए उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया, 1000 करोड़ का औद्योगिक पैकेज दिया, जिससे आज आप सिडकुल की जो बात करते हैं, यदि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया होता और 1000 करोड़ का औद्योगिक पैकेज नहीं दिया होता, संजीव जी, तो आज ये हम जो भी appreciate करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को साहब। आज आप ये जो सिडकुल की बात कर रहे हैं, ये लगभग हर डिबेट में वाजपेयी जी को हमने भी अप्रिशिएट किया संजीव जी, लेकिन एक विल बता रहा हूं मैं, हमारे एक मुख्यमंत्री ऐसे रहे जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, सिडकुल दिया, उनकी एक विल थी, उनमें कैलिबर था, कैपेसिटी थी, वो लेके आते थे पैसा। और निश्चित रूप से वाजपेयी जी को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अप्रिशिएट किया। उसके बाद के जो टेन्योर थे, आप क्यों नहीं आगे बढ़े भाई? नहीं, अरे सुनिए तो आपकी बात आ गई, अब मेरी सुन लीजिएगा। ठीक है सर। चलिए, बड़ी खबर आ रही हल्द्वानी से, कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने भी मतदान किया है। चलिए, और इस वक्त बड़ी खबर है उत्तराखंड से, आपको बता दें मतदान प्रतिशत उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान जारी है। 5 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। बूथ पर लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं, लगातार मतदान चल रहा है, जहां पर सुबह से ही मतदाता बूथों पर पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में 11 बजे तक 24.83% मतदान हुआ है। देखिए, अच्छी बात है, क्योंकि अगर पिछले 2019 के चुनाव को देखें तो चुनाव इतना नहीं हुआ था, कुछ कम हुआ था। 11 बजे तक की अगर बात की जाए तो अभी तक का जो मत प्रतिशत है, आपको बता दें कि उत्तराखंड में 11 बजे तक 24.83% मतदान हुआ है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर लगातार मतदान जारी है और कोशिश है कि अधिक से अधिक मतदान हो। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजीव जी, देखिए इंपॉर्टेंट है, मैं वीरेंद्र शर्मा जी से पूछ लेता हूं। वीरेंद्र जी, 24.83% मतदान हुआ है। रवि जी, मेरी बात अधूरी रह गई थी, इसको आप पूरा कर लें, फिर आप चले जाएं वीरेंद्र। ठीक है सर, कर दीजिए। देखिए, अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि सिडकुल की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजनीति से ऊपर उठते हुए यहाँ के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया, 1000 करोड़ का औद्योगिक पैकेज दिया और 2003 से 2013 तक अगले 10 सालों तक के लिए टैक्स हॉलिडे की घोषणा करी, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां उत्तराखंड की और आकृष्ट हुई और यहाँ पर उन्होंने सिडकुल में अपने फैक्ट्रीज और अपनी कंपनीज को यहाँ पे स्थापित किया। किंतु जैसे ही 2004 के बाद केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई, तो इन्होंने उन तमाम रियायतों को, चाहे विशेष राज्य का दर्जा हो, चाहे 1000 करोड़ का औद्योगिक पैकेज हो, चाहे टैक्स हॉलिडे, सबको छीनने का काम किया। उसका एक दुष्परिणाम ये हुआ कि जितनी कंपनीज यहाँ पर आई थी, उनमें से बहुत सारी कंपनियां एकदम से रिवर्ट होकर उत्तराखंड छोड़ बैठी और उसका
जो बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा वो यहाँ भी हमारे सर आप भ्रांति युवाओं फैला को। रहे हैं। ना भ्रांति नहीं, ये आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते। ग्रोथ, 100 ये इंडस्ट्रियल 100 ग्रोथ उसके बाद भी बढ़ी है। ये 100% है। ये सुन लीजिएगा श्रीमान, ये फार्मास्यूटिकल 100% कंपनियां और आई हैं और बढ़ी हैं, उनको आप- फैसिलिटीज दी आप गई हैं हमारे आंकड़ा- कार्यकाल में। आप इस सरकारी बात- आंकड़ा आप निकाल अग्निवीर पे भी, अरे अग्निवीर पे भी आप सरकारी भ्रांति फैला रहे हैं। आप आप हर सरकारी बात पे आंकड़ा- भ्रांति फैलाते हैं, झूठ बोलते भ्रांति हैं। तो आप फैलाते हैं, झूठ आप बोलते हैं। हमने झूठ आप अप्रिशिएट बोल- किया। मैंने तो आपके श्रीमान, सामने ये आप बात भी झूठ रखी आप है बोलते हैं। कि अगर कांग्रेस का झूठ एनडी आप तिवारी बोल- जी का जो चलिए क्या कार्यकाल, कुछ झूठ रहेगा, आप बोल- अगर उस कार्य- जनता ये सुन तय लीजिए, करेगी, ये झूठ दावे, आप ये बोल- मुद्दे, उस ये कार्यकाल जनता में आज सुनिए, तय कर लेगी। अगर अटल बिहारी वाजपेयी वीरेंद्र जी जी का, प्रधानमंत्री थे, रुख और मैं उन्होंने करूंगी। जो औद्योगिक पैकेज ठीक है सर, दिया, ठीक है। ग्राउंड अच्छा, ये जीरो जनता से तय काम करेगी, दिया। ये उल्लेख दावे, करो। तो ये ये बहुत जो अच्छी उल्लेख- बात है, आज उसको बहस appreciate करो। करते हैं हम लोग। उसका उल्लेख कर रहा हम हूं, स्टेट में श्रीमान। थे, ठीक है आप संजीव सेंट्रल जी, में आज थे। बहस ठीक है। कम कर लेते हैं, थोड़ा सा ठीक है। राजनीतिक हम विश्लेषण। स्टेट जनता- में थे, आप सेंट्रल में बिल्कुल। थे। जी जी आपका वीरेंद्र जी, फर्ज बनता था भाई, कोई दूसरे आपका प्रधानमंत्री रुख करना को चाहूंगी। अपना एक फर्ज सेकंड निभाना सर, एक होती। सेकंड। अरे हमने सर, अपना फर्ज ही हम पूरा किया। अरे सर सुन लीजिए, 12 और 17 के बीच का जो हमारा कार्यकाल था, सुन लीजिए संजीव जी, उस समय पारंपरिक खेती को अगर बढ़ावा दिया गया, हॉर्टिकल्चर को, तो हरीश रावत जी के टाइम पे दिया गया। उनके खरीद मूल्य तय किए गए। सुन लीजिए, आप जाइए मंडवे के और झंगोरों के, और निश्चित रूप से स्थितियां ये थी कि चलिए, ये तमाम मुद्दे आज एक छोटी सर, सी एक बात में सेकंड, रखना आज ही चाहूंगा। जनता तय कर लेगी। वीरेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से अभी ये आंकड़े निकल के सामने आए हैं, 4 घंटे की जो वोटिंग परसेंटेज है वो सामने निकल करके आई है, क्या कुछ कहेंगे पिछले बार के कंपैरेटिव इस बार का ये आंकड़ा 4 घंटे का? देखिए, निश्चित तौर पे अगर मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है और एक हेल्दी लोकतंत्र के लिए बड़ा अच्छा संकेत है। और मतदान का बढ़ना, मैं तो कहूँगा कि ये बीजेपी के भी कुछ पक्ष में जाता है, क्योंकि मतदान बढ़ना मतलब ये होता है कि मिडिल क्लास भी अब वोट देने बाहर निकल रहा है और हायर क्लास भी बाहर निकल रहा है। और जहाँ तक हमारा अपना एक परसेप्शन है कि मिडिल क्लास, ज़्यादातर मिडिल क्लास और सर्विस क्लास या फिर हायर क्लास वो बीजेपी के पक्ष में रहता है, तो ये बीजेपी को भी कहीं ना कहीं इसका फायदा होता है। मतदान बढ़ना लोकतंत्र के लिए तो अच्छा है ही है, पर मैं मानता हूं कि बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी को यहाँ जीत का ठप्पा लगा के दे दूं, ऐसा नहीं है। मेरा कहना ये है कि देखो, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, लोग बाहर निकले और अब वोट करें। परसेप्शन सबका अपना अपना है, वोट देने का सबका अपना अधिकार है। वोट किसको दे ये तो एक गोपनीय है। और लेकिन आज अगर ये स्थिति है हमारे दुर्गम क्षेत्रों में भी, पहाड़ों में भी, गांव में देखिए, गांव में मत प्रतिशत बढ़ता है क्योंकि हमारे यहाँ गांव में सभी लोग वोट देने निकलते हैं। ये मत प्रतिशत भी शहरों में ही कम रहता है क्योंकि शहरों में लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं वोट देने के लिए। तो यानी शहरों में अगर मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है तो इससे हमारे लिए भी एक अच्छा संकेत है कि भाई सर, एक चीज healthy करेक्ट लोकतंत्र करवाना के लिए। चाहूंगी, लेकिन जिस तरह से उत्तरकाशी की ये तस्वीर निकल के सामने आई है, बहिष्कार किया गया है, तो यहाँ जी, पे जी, पहाड़ी जी, क्षेत्र जी, और जी, मैदानी क्षेत्र का तो जी 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 देखिए, उत्तरकाशी में जो बहिष्कार जिस बूथ में या जिस वहाँ पे जो हो रहा है, मैंने कहा ना कि चुनाव जो है, इस बार का जो चुनाव में देखने को मुझे मिल रहा है, जो हम देख रहे हैं अलग अलग दलों का जो प्रचार करने का जो तरीका है, और लोगों के पास जब जाते हैं विभिन्न पार्टियों के नेता, तो वो लोग अपनी बात जो रखते हैं क्षेत्रीय मुद्दों को लेके रखते हैं। मैंने कहा ना, माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल पे नहीं, माइक्रो लेवल पे लोग इस टाइम बात कर रहे हैं। अगर ये माइक्रो लेवल पे बात करते हैं तो ये भी एक देश हित में है और होना चाहिए। हमें नेशनल नैरेटिव सेट करके ही चुनाव में वोट नहीं डालना चाहिए। मैंने कहा ना कि हम मानते हैं, मैं खुद कहता हूं कि इस वक्त देश के लिए इस टाइम मोदी जी के आगे कोई उनके बराबर टक्कर का विपक्ष के पास नेता नहीं है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं इंडिया अलायंस को कि आप नकारात्मकता छोड़िए और पॉजिटिविटी के साथ मुद्दों को उठाइए और बीजेपी से लड़िए और एक अपने लीडर को दीजिए और नेता दीजिए केंद्र में जो उनको विजन दिखा सके, देश का विजन दिखा सके। मोदी जी में वो कैपेबिलिटी है, मोदी जी में आज वो ताकत है और वो कर चुके हैं, करके दिखाए, अपने आप को प्रूव किया उन्होंने पिछले 10 सालों में कि दुनिया में अपना एक डंका, उन्होंने अपने देश का डंका बजाया है और जिससे लोगों का उनके प्रति जो विश्वास है, वो जो गारंटी, मोदी गारंटी आप बात करते हो, वो उनके प्रति लोगों की वो जो आस और उनके प्रति जो लोगों की भावना है वो बनी हुई है और उसी को लेके लोग मोदी के नाम से वोट करते हैं। जी देवचंद उत्तराखंडी जी,
यहाँ पर स्थानीय मुद्दों का जिक्र अभी कह रहे थे वीरेंद्र जी कि स्थानीय मुद्दों पर भी वोटिंग होनी चाहिए, तो स्थानीय मुद्दे तो सबसे ज्यादा आप लोग उठाते हैं, फिर माइक्रो रुझान पे लेवल नहीं तो होता है। आप कवर कर सकते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा अभी कि अभी शर्मा जी की बात से शायद वर्मा जी खुश हो गए होंगे, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा था, जो आपने उत्तरकाशी की जो बात की है तो उसका एक इम्पैक्ट है। आज की बात सिर्फ वोट चल रहे हैं, मैं इसलिए वोट की बात कर रहा हूँ। एक जो नड्डा जी का एक मैसेज आता है कि कृपया 10:30 बजे से पहले ही वोट डालने जाए। इस बात को लेकर नौजवान जो न्यू वोटर है वो बड़ा सतर्क है। ऐसी क्या बात है कि उन्होंने 10:30 बजे बोला है, कब 5 बजे तक क्यों नहीं बोला है? तो आप देखना उत्तरकाशी में एक तरफा वोट बॉबी पवार को पड़ेगा और 10:30 बजे के बाद ही अभी देखना आप मत प्रतिशत बढ़ने जाएगा, तब आप बोलना कि हाँ देवचंद उत्तराखंडी जी गलत बोल रहे थे। दूसरी बात, कल ही एक वायरल हो रहा है जहां पर एक मॉक पोल हुआ था। जब मॉक पोल हुआ था तो आउट ऑफ 50 जो अलग अलग पार्टियों को वोट दिए गए थे जानबूझकर कि आपने इनको देना, आपने इनको देना, उसमें 20 वोट जो है बीजेपी को गई हैं और ये मॉक पोल सुप्रीम कोर्ट के सामने हुआ है। तो इस प्रकार से कई ऐसी चीजें हैं जो भ्रांतियां फैला रही हैं और भ्रांतियां निसंदेह सही है, क्योंकि पोल के दिन हम पोल की बात करें, ये जो अभी हमने ये किया 2004 2007 में, ये तो जब हार जाएंगे जीत जाएंगे तब पछताना, लेकिन अभी तो बात करो आज की कि आज की आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आज तो जनता कर रही है सर, आज तो जनता कर रही है निर्णय, लेकिन जनता का निर्णय क्यों है उस पर देखो। पोलिंग में इतने दिन से वोटिंग मशीन हटा दो, बीजेपी ने कुछ नहीं सुना, अब वो हर चीज अनसुनी कर देती है। यहाँ पर मैक्सिमम गढ़वाल के लोकल भाषा जो पहाड़ी भाषा है उसको लोग समझते हैं, तो लोग समझ गई है कि जो सौतेली माँ है उसके पीछे रोने की जरूरत नहीं। अब अपना मौका आएगा और हम अपनी इस उंगली से जो निशान लग गया और इस उंगली से जो वोट का हम प्रयोग करेंगे, वो अभी कुछ ही क्षणों में जब आपका जो पोल वाले जाएंगे, जो प्री पोल चेक करके आएंगे, तब इनको बता देंगे और 4 जून को बिल्कुल इनको निस्संदेह पता हो जाएगा कि हम कितने गहरे पानी में। अभी तो इनको सिर्फ, मैं तो एक बात बोल सकता हूं, सरकार किसी की भी हो, जो सरकार के खिलाफ उनकी गलतियों के लिए बोलता है, उनकी गलतियों के सुधार के लिए बताता है, वो सच्चा देशभक्त है। और जो क्या नाम बोलता है, तलवार चाटकर चमचागिरी की बात करता है, वो सच्चा दलाल है। और मैं नाम नहीं लूंगा किसी के, आज के दिन में लोगों का यही हाल हो गया है, सिर्फ तलवार चाटने की बात करते हैं और सच्चा देश की गलतियों को बताने की जरूरत नहीं बताते हैं। अभी हमारे भाई साहब अग्निवीर के फायदा बता रहे थे, उससे पहले लोग मुद्रा गिर गई, डॉलर का भाव बढ़ गया, उसका भी भाव बता रहे थे कि उसका फायदा कैसे होता है। तो इस प्रकार के जुमले छोड़ो, इस प्रकार के नखरे छोड़ो और धरातल में अपने काम बताओ। मैं पहले बोल दिया हूं कि अगर काम क्या होता तो भट्ट जी को रोना नहीं पड़ता, कभी कभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी रोज आते हैं तो इनके कार्यकर्ताओं को रोना नहीं पड़ता, भावुक नहीं होना पड़ता। ठीक है देवचंद उत्तराखंडी जी, आपने भी अपनी बात रख दी। अब वक्त आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है। मैं तमाम मेहमानों का, संजीव जी, गिरिराज जी, देवचंद उत्तराखंडी जी, वीरेंद्र शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने चर्चा में भाग लिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर सुप्रिया, लगता है कि अब जिस तरीके से मत प्रतिशत और 11 बजे तक की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा पिछले 2019 के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये जो सत्ता में पार्टी होती है उनको फायदा होता है, लेकिन अभी हमें 5 बजे तक बिल्कुल। और जिस तरह से तमाम जो राजनीतिक दल यहाँ पहुंच रहे थे, उत्तराखंड की भूमि में पहुंच रहे थे, कितना उन्होंने जनता से अपील की है, ये जो डिसीजन है वो आज जनता ले रही है। तो बिल्कुल, अभी आप देखते रहिए HNN 24/7 और लगातार हम चुनाव की खबरों से आपको अपडेट करा रहे हैं। नमस्कार।